हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, होलोंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट। होलोंग एक असम का स्टेट ट्री है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि हार्डवुड ट्री है ये, यानी कि कठोर लकड़ियों का बना हुआ पेड़ है जिसकी स्ट्रक्चर टॉल है। सेकंड ऑप्शन है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका नाम मोरन है, उसने इसको नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय पेड़ इसको घोषित किया है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है सी, यानी कि ये इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये कठोर लकड़ियों का बना हुआ पेड़ है जिसकी स्ट्रक्चर टॉल होती है और मोरन कम्युनिटी ने इसको नेशनल ट्री डिक्लेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसकी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा इसको काट रहे थे। इसके एक्सप्लोटेशन को बचाने के लिए मोरन कम्युनिटी ने इसको नेशनल ट्री घोषित किया ताकि इसको बचाया जा सके। जैसे उत्तराखंड में ग्रीनरी को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक आंदोलन चलाया था, चिपको मूवमेंट, जिसमें ग्रीनरी को बचाने के लिए काम किया गया था। ऐसे ही सिमिलरली असम के स्टेट ट्री को बचाने के लिए यहाँ पे मोरन कम्युनिटी ने अपना योगदान दिया। तो इसकी आप इमेज भी देख सकते हो, एक टॉल स्ट्रक्चर से बना हुआ एक पेड़ होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, नेचुरल हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ अमर फाल्कन्स रिसेंटली इन द न्यूज इज, यानी कि अमर फाल्कन एक पक्षी का नाम है और ये दूसरे देश से आते हैं और इनका नेचुरल जो हैबिटेट है, यानी कि जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है नागालैंड और फोर्थ है साइबेरिया एंड चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि साइबेरिया एंड चाइना। अमर फाल्कन जो है एक पक्षी है और ये विंटर्स में नागालैंड आते हैं, इंडिया में आते हैं, लेकिन जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो है साइबेरिया एंड चाइना। तो साइबेरिया चाइना में भी ये रहते हैं, लेकिन जगह जगह ये माइग्रेट करते रहते हैं मौसम के अनुसार। और इसकी आप देख भी सकते हो पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स। अभी हाल ही में लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स चली थी, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स टू एयर लिफ्ट स्टैंडर्ड इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इसके लिए सेकंड ऑप्शन है, फ्लाइट्स अंडर लाइफलाइन उड़ान आर प्लान्ड यूजिंग ए हब एंड स्पोक मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है ये है बी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च नहीं किया था, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। और ये लोगों को लाने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ एसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करेंगी और देश की मदद करेंगी, जैसे कि ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, और जो भी डॉक्टर्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है जो उस टाइम पे नहीं थी, उसके लिए लाइफलाइन उड़ान जो है लॉन्च की गई थी, ताकि ये एसेंशियल चीज़ें जो हैं इनको दूसरे देश से इम्पोर्ट किया जा सके। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री सप्लाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड है, नाफेड इसकी लीडिंग एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। थर्ड है, ई नैम जो मार्केट होता है उसमें जो चीज़ें व्यापार करी जाती हैं उनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे टमाटर है, हल्दी है और नींबू है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है ये है सी, यानी कि 1 और 3। इनएम जो मार्केट है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग अपनी जो चीज़ें हैं, फार्मर्स स्पेशली, वो बेच सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक स्मूथ मार्केटिंग है, यानी कि इसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं है। और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और जो इसकी लीडिंग एजेंसी यानी कि जो इम्प्लीमेंट कर रही है इस मार्केट को, वो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, और जो इसमें चीज़ें व्यापार करी जाती हैं उनमें से टमाटर, हल्दी और नींबू ये भी इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालयन यू, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हिमालयन यू। हिमालयन यू यानी कि एक पौधा है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला ऑप्शन है कि ये स्टेट असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में पाया जाता है। सेकंड है, ये एक यूनिक ट्री है, यानी कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, उसमें भी ये नहीं सूखता, यानी कि जैसा है ये वैसा ही बना रहता है। थर्ड ऑप्शन है, टेक्सोल इसमें से निकलता है, यानी कि इसकी जड़ों में से या फिर इसके पौधों में से निकलता है टेक्सोल नामक एक केमिकल कंपाउंड, जिसकी
जो गुणवत्ता है वो ये है कि ये कैंसर की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैंसर से लड़ने के लिए हेल्पफुल है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि थर्ड ही ऑप्शन इसमें सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ना कि असम और मेघालय और त्रिपुरा में। सेकंड ऑप्शन भी गलत है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही एक जैसा रहता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो टेक्सोल नामक केमिकल कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कैंसर से लड़ने की मदद करता है, यानी कि कैंसर की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और जो ये स्पीसीज है, यानी कि जो हिमालयन यू नामक स्पीसीज है, ये ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण खतरे में है, यानी कि लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने हिमालयन यू हमारे पास है उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन है इसमें मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ओजोन एंड HFC-23। नाइट्रोजन के अलावा सारी ही गैसेस इसमें ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जिसको इसका सही आंसर है वो है 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि बी। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो भी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल ऑब्जर्व दैट रेनफॉल जनरली शोज अ रिड्यूसिंग पैटर्न व्हेन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, दिस इज ड्यू टू, यानी कि जो बारिश होती है वो पोल्स पे कम देखने को मिलती है, जबकि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऑप्शन है चेंज इन सोलर इंसोलेशन, प्रेजेंस ऑफ इंटरमोरिनल पीरियड्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, यानी कि सोलर इंसोलेशन उसको कहते हैं जो कि सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, उनमें जो बदलाव होता रहता है, यानी कि कम आती है पृथ्वी पे, किसी जगह पे कम आ रही है, किसी जगह पे ज़्यादा आ रही हैं। तो रेनफॉल में 2 पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि सबसे पहला तो ये होता है कोस्टल एरिया के आसपास जो रेनफॉल है वो जब कोस्टल एरिया से लैंडफॉर्म वाले एरिया में जाती है, यानी कि इंटीरियर एरियाज में जाती है, तो वो घटने लगती है। सेकेंड बात यह है कि जो पोल्स हैं वो उस पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें यदि उस पर कम पड़ेंगी तो लेस भाप निकलेगी, यानी कि भाप जो है भाप बन के जो जाएगी वो भी कम जाएगी, और उसकी वजह से जो बारिश है वो कम होती है। तो इस पर ऑप्शन ए सही है, और जेट स्ट्रीम का इसमें कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 22 क्लॉज 3 का बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लायबिलिटी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करता है, यानी कि कोई भी पुलिस किसी भी इंसान को कैद कर सकती है उसे बिना बताए कि आप किस जुर्म में गिरफ्तार हुए हो। ऐसा कब होता है? जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो, बहुत ज़्यादा वियोलेंस बढ़ गया हो, तो ऐसे केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये अधिकार देता है आर्टिकल 22 थर्ड बी के अंतर्गत कि यदि पब्लिक ऑर्डर का कोई खतरा है, स्टेट सिक्योरिटी का कोई खतरा है, तो पुलिस किसी भी हालात में किसी इंसान को कैद कर सकती है, और ये भी बिना बताए कि आप उसने आपको कैद क्यों किया है। सेकेंड ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। Under the National Security Act, an individual can be detained without a charge for up to 12 month। मतलब बिना कोई चार्ज के कोई भी इंडिविजुअल जो कि कैद हुआ है वो 12 मंथ तक लॉकअप में रह सकता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ये है कि 10 दिन तक आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो। अब तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको कुछ गलत भी साबित नहीं करता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत नहीं है कि आप किसी इंसान को 10 दिन तक गिरफ्तार करोगे तो आप उसको बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ। तो जो इसका आंसर है वो डी है, यानी कि तीनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उरी इन कश्मीर वैली ये कहाँ पे पड़ती है? तो जो इसका सही आंसर है ये है सी, यानी कि झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे उरी जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो उरी का एरिया है वो पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में आता है, और झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे ये सिचुएटेड है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्म ट्रीज के बारे में, यानी कि ए रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ पाल्म द डबल कोकोनट ट्री वाज आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड बाय साइंटिस्ट फ्यू ईयर एगो, यानी कि आर्टिफिशियली इसको पॉलिनेट किया गया था, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है आज के टाइम में। तो जो डबल कोकोनट ट्री है इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है डबल कोकोनट ट्री। और इसकी इमेज भी देख सकते हो, बहुत ही कठोर है और बहुत ही क्वालिटी का ये एक ट्री होता है। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।